ईरान के अंदर इजराइल का एजेंट है? एक बहुत संवेदनशील और जटिल सवाल है। सीधे तौर पर कहें तो हाँ, ये संभव है कि ईरान के अंदर इजराइल के जासूस मौजूद हो। इजराइल ने जो हमला किया था रिसेंटली ईरान पर, उस हमले की वजह से ईरान का क्या नुकसान हुआ था? नीचे ऑपरेशन राइजिंग लाइन जिन जून 22 के दौरान इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमले में शामिल प्रमुख नुकसानों का हिंदी में संक्षेप में विवरण दिया गया है। ओके, अभी बताइए ईरान के हमले से इजराइल का क्या क्या नुकसान हुआ? अब बताइए इजराइल के पक्ष में कौन खड़ा हो सकता है? अब बताइए ईरान का साथ कौन देगा? सलाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के दो बड़े टकराव वाले देशों ईरान और इजराइल के बारे में। मैं पूछने जा रहा हूं सवाल एआई से। चलिए देखते हैं एआई हमें दोनों देशों के जंग, ताकत और संभावनाओं के बारे में क्या जवाब देता है। क्या ईरान के अंदर इजराइल का एजेंट है? ये एक बहुत संवेदनशील और जटिल सवाल है। सीधे तौर पर कहें तो हाँ, ये संभव है कि ईरान के अंदर इजराइल के जासूस मौजूद हो, लेकिन इसके कोई सार्वजनिक और पूरी तरह से पुष्टि किए गए प्रमाण नहीं होते, क्योंकि ये खुफिया एजेंसियों की गोपनीय गतिविधियां होती हैं। कारण और संदर्भ। वन, मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो दुनिया की सबसे कुशल और आक्रामक खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है। मोसाद का इतिहास रहा है कि वह दुश्मन देशों के अंदर जासूस भेजता है या स्थानीय लोगों को भर्ती करता है। ईरान में वैज्ञानिकों की हत्या। पिछले 10-15 वर्षों में कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई है, जैसे मोहसिन फखरीजादे, जिनके पीछे मोसाद का हाथ माना गया। ये ऑपरेशन ईरान के भीतर बहुत ही सटीक तरीके से किए गए, जिससे यह संदेह मजबूत होता है कि इजराइल के पास अंदरूनी जानकारी और नेटवर्क है। ईरान का भी दावा। ईरानी सरकार कई बार यह दावा कर चुकी है कि उसने मोसाद से जुड़े एजेंटों को गिरफ्तार किया है। 2020 और 2003 में भी ईरान ने कुछ इस्राएली एजेंटों की गिरफ्तारी की बात कही थी। साइबर हमले और फिजिकल ऑपरेशन। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर साइबर हमले जैसे स्टक्सनेट वायरस या चोरी की घटनाएं, जैसे 2008 में तेहरान से परमाणु दस्तावेजों की चोरी, ये सभी इशारा करते हैं कि इजराइल के पास अंदर से मदद मिल रही है। इजराइल ने जो हमला किया था रिसेंटली ईरान पर, उस हमले की वजह से ईरान का क्या नुकसान हुआ था? नीचे ऑपरेशन राइजिंग लाइन जिन जून 22 के दौरान इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमले में शामिल प्रमुख नुकसानों का हिंदी में संक्षेप में विवरण दिया गया है। मानव एवं सैनिक क्षति। कम से कम 87 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, और लगभग CR-9 घायल हुए। 90 से अधिक मौतों की रिपोर्टें भी हैं। लगभग DC वरिष्ठ कमांडर मारे गए, जिनमें शामिल हैं जनरल मोहम्मद बघेरी, चीफ ऑफ स्टाफ सलामी, हुसैन सालामजी चीफ कमांडर, गुलाम अली राशिद, एमिर अली हाजीजादे, अन्य उच्च श्रेणी के IRGC अधिकारी सहित 9 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मृत्यु हुई, जिनमें फेरेडून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानी प्रमुख थे। सतह पर कई संरचनाओं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भारी क्षति। हालांकि भूमिगत परिसरों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। अन्य स्थलों में इस्फहान और फोर्डो के परमाणु मिसाइल केंद्र भी निशाने पर रहे। फोर्डो में कोई स्पष्ट सतही क्षति नहीं, लेकिन संभवतः अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ। ईरान के मिसाइल उत्पादन स्थलों जैसे पर्चिन, शाहरुड, खोजिर को भारी क्षति, जिसमें ठोस ईंधन मिश्रण संयंत्र भी शामिल थे। इससे मिसाइल उत्पादन महीनों तक बाधित हो सकता है। एयर डिफेंस और रडार सिस्टम पर प्रभाव। इजराइल के हमले ने ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली और S-300 बैटरीज को निशाना बनाया। इनमें से की कुनशटिया अक्षम कर दिया गया। सीमावर्ती रडार इंस्टॉलेशंस, इलाम, खुजेस्तान, तेहरान को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरानी अधिकारी इसे सीमित बताकर संजान को कम करना चाह रहे हैं। ओके, अभी बताइए ईरान के हमले से इजराइल का क्या क्या नुकसान हुआ? यहाँ जून 2 से सुबह में ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले, रिटेलिटरी स्ट्राइक्स का हिंदी में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। मानवीय और सामूहिक नुकसान। इजराइल पर व्यक्ति से दूर बैलिस्टिक मिसाइलें 2 लहरों में दागी गई, साथ में कई सैकड़ों ड्रोन भी शामिल थे। राहत भंडारों और अस्पतालों के अनुसार कम से कम 63 लोग घायल हुए। 4 जून को पहली लहर में और कुछ ही शव मिले। शुरुआती रिपोर्टों में
2 की मौतें दर्ज हुई। दूसरी लहर पहले जून को में तेज हमले के बाद स्टैट और घायल 2 नागरिकों की मौतें और 150 से अधिक घायल, जिनमें कुछ गंभीर रूप से घायल थे। संपत्तियों और अवसंरचनात्मक क्षति। टेल अवीव, बटयाम, रहोवोत और यरूशलेम जैसे शहरों में मिसाइलें पहुंची और कई घर, अपार्टमेंट और वाणिज्यिक भवन क्षतिग्रस्त हुए। रिहायशी इमारतें ध्वस्त, सैकड़ों भवनों में दरारें, ओमाएं और टूट-फूट दर्ज हुई। लगभग 62 परिवार बेघर हुए। तटस्थ रूप से आईफ इस्राएली रक्षा बल का मुख्यालय भी मिसाइल हमले के निशाने पर आया था, जिसमें महत्वपूर्ण सामरिक इमारतों को नुकसान पहुंचा। रक्षा प्रणाली और सर्विस लागत। इजराइल की आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली ने ज्यादातर मिसाइलों को उड़ाते हुए बाधित किया, परंतु लगभग डेथ थर्टीज मिसाइलें अब भी लक्ष्यों तक पहुंच पाई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन रक्षा प्रणालियों की सक्रियता में करोड़ों डॉलर की लागत आई। केवल सामरिक रक्षा पर ही अरबों खर्च हुई। इसके बावजूद आईडीएफ ने कहा कि उनकी प्रतिक्रिया क्षमता या केंद्रीय सैन्य संरचनाएं प्रभावित नहीं हुई। लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और आवश्यक उपकरणों को कोई हानि नहीं हुई। अब बताइए, इजराइल के पक्ष में कौन खड़ा हो सकता है? इजराइल को हेल्प करने के लिए कौन आगे आ सकता है? कौन खड़ा हो सकता है इजराइल के साथ? अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लंबा चलता है, तो ये केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि ये एक क्षेत्रीय या वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। ऐसे में कौन-कौन देश इजराइल के पक्ष में खड़े हो सकते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे मजबूत सहयोगी। कारण, इजराइल का रणनीतिक, सैन्य और राजनीतिक सहयोगी। मदद कैसे करेगा? हथियार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम के लिए धन, खुफिया जानकारी, सपोर्ट, यदि जरूरत पड़ी तो सीधा सैन्य हस्तक्षेप। अभी भी टूटू क्रूज 5 में कुछ अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व में तैनात हैं। निष्कर्ष, अमेरिका हर हाल में इजराइल का साथ देगा। ब्रिटेन, यूक्रेन, फ्रांस, नेटो के अहम सदस्य। कारण, पश्चिमी मूल्यों और इजराइल की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता। मदद कैसे करेंगे? हवाई समर्थन, सैन्य सामग्री, रडार, मिसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर। यूरोपीय यूनियन की ओर से कूटनीतिक दबाव ईरान पर। निष्कर्ष, सीधे युद्ध में कम, पर तकनीकी व राजनीतिक रूप से इजराइल के पक्ष में। 3. भारत भारुक संतुलित रहेगा। भारत और इजराइल के बीच गहरे रक्षा संबंध हैं, रडार, मिसाइल, ड्रोन इत्यादि। लेकिन भारत ईरान से भी तेल और भू राजनीतिक हितों के कारण संबंध बनाए रखना चाहता है। निष्कर्ष, भारत सीधी सैन्य सहायता नहीं देगा, पर हो सकता है कूटनीतिक तौर पर इजराइल का समर्थन करे। फिर अरब देश जिनकी इजराइल से अब दोस्ती हो गई है। 1. संयुक्त अरब अमीरात, अब्राहम समझौते के बाद से इजराइल का दोस्त, लेकिन खुलकर सेना नहीं भेजेगा। बहरीन, मोरक्को, मिस्र, इजराइल के साथ शांतिपूर्ण संबंध है, सैन्य रूप से नहीं, पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे। निष्कर्ष, ये देश चुपचाप समर्थन देंगे, लेकिन खुलकर नहीं आएंगे। 5. नेटो, अगर युद्ध बहुत बड़ा हो जाए, यदि ईरान, रूस या चीन के साथ मिलकर कोई बड़ा मोर्चा खोलता है, तो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इजराइल की रक्षा में कूद सकता है। कौन नहीं करेगा समर्थन? तुर्की, कभी इजराइल का सहयोगी था, पर अब ईरान और फिलिस्तीन के पक्ष में झुकाव। चीन और रूस आमतौर पर ईरान का समर्थन करते हैं या इजराइल विरोधी नजरिया रखते हैं। अब बताइए, ईरान का साथ कौन देगा? बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। अगर ईरान और इजराइल के बीच लंबा युद्ध होता है, तो ईरान का साथ कौन-कौन देश या संगठन देंगे? इसका उत्तर हम राजनीतिक, धार्मिक, सामरिक और क्षेत्रीय हितों के आधार पर समझ सकते हैं। 1. रूस रशिया, सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी। कारण, अमेरिका और इजराइल दोनों रूस के विरोधी माने जाते हैं। ईरान और रूस के बीच सीरिया, तेल व्यापार और हथियारों के सौदों में घनिष्ठ संबंध है। कैसे मदद करेगा? खुफिया जानकारी, हथियार, ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, यूएन में ईरान के पक्ष में वोट। निष्कर्ष, रूस खुले तौर पर या गुप्त रूप से ईरान का समर्थन कर सकता है। 2. चीन, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन। कारण, चीन को पश्चिमी देशों अमेरिका से टकराव है। चीन और ईरान के बीच बड़े आर्थिक समझौते हुए हैं, $1 अरब का दीर्घकालिक समझौता। कैसे मदद करेगा? हथियार, तेल खरीदना, अमेरिका और इजराइल पर वैश्विक मंचों पर दबाव। चीन सैनिक सहायता न दे, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक रूप से ईरान के साथ रहेगा। सीरिया,
ईरान और सीरिया लंबे समय से सहयोगी हैं। ईरानी फोर्सेज पहले से सीरिया में मौजूद हैं। सीरिया की जमीन से इजराइल पर मिसाइल हमले हो सकते हैं। निष्कर्ष, सीरिया ईरान के लिए सैन्य ठिकाना है। 4. लेबनान में हिजबुल्लाह, ईरान समर्थनी संगठन, इजराइल के विरुद्ध युद्ध में ईरान के लिए सीधा हमला करता है। 2005 में भी उत्तरी इजराइल पर मिसाइलें दाग चुका है। निष्कर्ष, हिजबुल्लाह ईरान की सबसे वफादार प्रॉक्सी सेना है। 5. हौथी विद्रोही, हूथीज, ईरान समर्थित यमनी संगठन जो सऊदी अरब और इजराइल दोनों का विरोध करता है। 2023 में उन्होंने इजराइल पर ड्रोन मिसाइल हमले किए। निष्कर्ष, गुप्त सैन्य हमले और दबाव डालने में सहायक। कतर, इराक, अफगान शिया ग्रुप्स मौखिक या सीमित फिलिस्तीन समर्थक देश है, सीधे नहीं लड़ेगा पर पश्चिम का विरोध करेगा। अचानक इजराइल ईरान पर क्यों हमला किया? इसराइल ने ईरान पर जब जब हमला किया है या करने की धमकी दी है, उसके पीछे कई राजनीतिक, सामरिक और सुरक्षा के कारण रहे हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इसराइल ईरान पर क्यों हमला करता है या करना चाहता है। 1. ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इसराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। इसराइल मानता है कि अगर ईरान के पास एटॉमिक बम आ गया तो वो इसराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए इसराइल कई बार ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे नेटेंज और फोर्ड को निशाना बना चुका है, कभी साइबर हमलों से जैसे स्टक्सनेट वायरस, कभी एयर स्ट्राइक से। 2. हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को ईरान का समर्थन। ईरान हिजबुल्लाह और हमास गाजा जैसे इसराइल विरोधी संगठनों को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देता है। इसराइल इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला मानता है। सीरिया में ईरानी मौजूदगी। ईरान ने सीरिया में मिलिट्री बेस बना रखे हैं। इसराइल ने कई बार सीरिया में ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है ताकि वहां से इसराइल पर मिसाइलें न दागी जा सके। 4. शिया बनाम सुन्नी संघर्ष की राजनीतिक पृष्ठभूमि। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और इसराइल अक्सर सुन्नी अरब देशों के साथ खड़ा होता है। इससे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस की लड़ाई चलती रहती है। रिसेंटली इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था, उस हमला को रोकने में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम क्यों फेलर रहा? चलिए अब यही बात हिंदी में समझते हैं कि हाल ही में जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों फेल हो गया। 1. अचानक हमला, सरप्राइज अटैक। इसराइल ने हमला बिना किसी चेतावनी के किया। संभव है कि उसने साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से पहले ही ईरान के रडार और सिस्टम को ब्लाइंड अंधा कर दिया हो। जब रडार काम नहीं करेगा तो मिसाइल या ड्रोन का पता कैसे चलेगा? ईरान का डिफेंस सिस्टम पुराना या सिर्फ सीमित इलाकों में एक्टिव हो सकता है, जिससे वो ऐसे आधुनिक हथियारों को नहीं पकड़ सका। एयर डिफेंस सिस्टम हर जगह तैनात नहीं। ईरान के पास S-300 जैसे आधुनिक सिस्टम है, पर वो पूरे देश में फैले नहीं है। अगर हमला ऐसे ठिकानों पर हो जहां डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, तो बचाव मुश्किल हो जाता है। कमजोर तालमेल और कम तैयारी। ईरान के सैन्य विभागों में शायद सही कोऑर्डिनेशन नहीं था। हमला इतना तेज और सटीक था कि कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे सका। बाय हथियारों की गति और संख्या। इजराइल ने संभवतः एक साथ कई दिशाओं से अटैक किया, मिसाइलें, ड्रोन, शायद साइबर भी। मल्टी डायरेक्शनल अटैक में एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। निष्कर्ष, ईरान का एयर डिफेंस फेल हुआ क्योंकि इजराइल का हमला बहुत तेज और टेक्नोलॉजी से लैस था। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस से डिफेंस सिस्टम को ब्लाइंड किया गया। ईरान के पास हर जगह सुरक्षा नहीं थी। इंटरनल कोऑर्डिनेशन की कमी रही। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था, हम सब ने देखा कि इस हमला को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में फेलर रहा था। तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम क्यों काम नहीं किया था? हो सकता है इजराइल ने साइबर अटैक करके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्लाइंड कर दिया था। इसलिए ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमला को रोकने में फेलर रहा था।